हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का ये जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा रहने वाला है। सिर्फ मैंने 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक की ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस लिया है और हार्डली 8 या 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और ये छोटे छोटे वीडियोज़ मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ और ये पहला वीडियो इसलिए भी छोटा है क्योंकि बहुत सारे यूजर्स की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कमेंट आ रहा है, उनका ये फीडबैक आ रहा है कि वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। आवाज़ रिकॉर्डिंग करने के टाइम पर जो मेरी आवाज़ है वो उनको इको हो रहा है। ठीक ना। कई सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट किया, कई सारे लोगों ने यूट्यूब पर भी किया। हालांकि पहले भी इस तरीके की फीडबैक आए हुए थे, तो बीच में मैंने कुछ चेंजेस किया हुआ था और लोगों से फीडबैक मांगे थे। तो लोगों ने बोला था कि नहीं, आवाज़ में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फिर से लोगों को आ रहा है। हो सकता है कुछ नए लोगों ने कोर्स परचेज़ किया है, उनको आ रही होगी दिक्कत। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए छोटा सा वीडियो रहेगा। ये वीडियो आप चाहे ऐप पर देख रहे हो, चाहे फिर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, आप लोगों को इसका फीडबैक जरूर देना है मुझे। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पर दे रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर कर बताइए आप लोगों की आवाज़ हमारी सही से आ रही है कि नहीं, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप लोगों को प्रॉपरली सुनाई दे रहा है कि नहीं, कहीं पर कोई इको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों से जाननी है। और अगर आप हमारे पेड यूजर्स हैं, आप लोगों ने कोर्स परचेज किया हुआ है, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर भी आप अपने फीडबैक जरूर दीजिए कि आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि आपका फीडबैक आएगा तभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि बार बार हर वीडियो के साथ साथ में मुझे ये सुनना और ये चीज़ें कंप्लेन अगर आ रही है कि आवाज़ सही से नहीं आ रही है, तो फिर उस वीडियो बनाने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर लोग सुन नहीं पा रहे हैं, लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसका कोई मतलब बनता नहीं है। और आज मैंने फिर से एक नए सेटअप के साथ में एक नया नए जगह पे रूम थोड़ा सा सेट किया, थोड़ा सा ओपन किया हुआ है और इस तरीके से मैं फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ इको ना हो। ठीक है ना। तो देखते हैं कि मतलब कैसे क्या रहता है। और इसीलिए ये वीडियो छोटा है, जिससे कि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना डिस्कस करें। अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा तो पीडीएफ में पढ़ के वो चीज़ों को देख ले। दूसरे वीडियो में मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करके आवाज़ को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को बढ़िया लग रही है, मतलब बढ़िया इन द सेंस कि मेरी आवाज़ बढ़िया से मतलब नहीं है, आपको समझ में आ रहा है जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आप लोग फीडबैक जरूर दो, कमेंट करके जरूर बताओ। जेन्युइन फीडबैक की मुझे ज़रूरत है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नेसेसरी सही आ रही फिर भी लिख दो कि नहीं आ रही है, तो उस तरीके से फिर आप लोगों का ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि फिर वीडियोज़ में छोटे कर दूंगा और हर बार मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ थोड़ा सा नहीं आ पाएंगे ना। तो जो भी जेन्युइन फीडबैक है, अगर आवाज़ आप लोगों को सही से आ रही है, तो चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो, चाहे आप ऐप पर देख रहे हो। यूट्यूब पर देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, ऐप पर देख रहे हो तो पर्सनली आप लोग मुझे व्हाट्सएप करो कि आवाज़ इस पर्टिकुलर 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक का जो वीडियो है इसमें सही है। ठीक है ना। इस वीडियो के नीचे ही करना, ये डेट मेंशन कर देना, जिससे मुझे याद रहे थोड़ा बहुत ना कि किस सेटअप के साथ में मैंने मतलब क्या क्या चेंजेस किए हैं कि आवाज़ मेरी इंप्रूव हुई है, रिकॉर्डिंग के टाइम पर इको नहीं हो रहा है। मैक्सिमम जो डाउट्स लोगों के जो प्रॉब्लम है वो लोगों को वो इस वजह से है कि आवाज़ इको हो रही है, मेरी आवाज़ गूंज रही है ना। तो अभी मैंने रूम को थोड़ा खुला हुआ छोड़ा हुआ, खिड़कियाँ वगैरह सारा कुछ खोल रखा है। मैं खिड़कियाँ वगैरह बंद करके रिकॉर्डिंग करता था जिससे कि बाहर की आवाज़ ना आए, लेकिन अभी मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है। पहले ये चीज़ आप लोग देखो कि आवाज़ इको हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ में चीज़ें आ रही है कि नहीं आ रही है, ये फीडबैक आप लोग दीजिएगा। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है। RBI has recently temporarily allowed merchants and payment aggregators (PAs) to save customer card credential, card on file CUF data till how many days after the transaction date or till the settlement date, whichever is earlier। आरबीआई ने हाल ही में व्यापारियों और भुगतान एग्रीगेटर्स यानी कि पीएएस को ग्राहक कार्ड क्रेडेंशियल यानी कि कार्ड ऑन फाइल सीओएफ डाटा को लेन देन की तारीख के कितने दिनों बाद या निपटान तिथि तक जो भी पहले हो सहेजने की अनुमति देता है। ठीक है ना। क्वेश्चन अगर हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश पढ़ लेना, आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और एलिबरेट कर दे रहा हूँ। आरबीआई ने अभी हाल ही में मर्चेंट और पेमेंट एग्रीगेटर्स को टेम्परेरी अस्थायी रूप से कस्टमर्स के जो भी कार्ड ऑन फाइल डाटा होता है, क्रेडेंशियल जो कस्टमर का जो क्रेडिट कार्ड का उसका कार्ड का जो क्रेडेंशियल होता है, जिसको हम लोग कार्ड ऑन फाइल डाटा बोलते हैं, सीओएफ डाटा बोलते हैं, उसको जो है सेव करने की अनुमति दे दी है। तो उसको मतलब सेव करने की, स्टोर करने की अनुमति दे दी गई है। तो ट्रांजैक्शन से कितने दिनों तक के डाटा को वो सेव कर सकते हैं, कितने दिनों तक, या फिर सेटलमेंट डेट तक। ठीक है ना। जो भी पहले होगा वो इसमें पूछा गया है कि ट्रांजैक्शन होने के आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट के कितने डेज के भी तक वो जो है कस्टमर का जो कार्ड ऑन फाइल डाटा होता है उसको सेव कर सकते हैं, या फिर जो सेटलमेंट डेट है तब तक ले, जो भी इसमें पहले होगा। ट्रांजैक्शन डेट
या फिर सेटलमेंट डेट, जो भी पहले होगा उससे कितने दिनों के तक का डाटा जो है उनको सेव करने का, स्टोर करने का परमिशन आरबीआई के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बढ़िया है, पहला क्वेश्चन ही बढ़िया मिला हुआ है, आरबीआई से रिलेटेड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आरबीआई से रिलेटेड, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर चीजों को थोड़ा सा एलिबरेट करते हैं, थोड़ा और इसके डीप में हम लोग जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ट्रांजेक्शन डेट प्लस 4 डेज, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन डेज के 4 दिनों के बाद और 4 दिन का टाइम और दिया गया, आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन हो जाने के 4 दिनों तक 4 दिन और दिया गया, ठीक है ना। हाउ मेनी डेज आफ्टर द ट्रांजेक्शंस, यानी कि 4 डेज आफ्टर द ट्रांजेक्शन, ये इसका आंसर होगा, ट्रांजेक्शन होने के 4 दिनों तक और, ठीक। आरबीआई ने अभी हाल ही में सभी मर्चेंट और पेमेंट एग्रीगेटर्स को उन सभी कार्ड होल्डर्स की कार्ड डिटेल को अस्थायी यानी कि टेम्पररी, अस्थायी रूप से सेव करने की, स्टोर करने की अनुमति दी है, जो कार्ड होल्डर्स ट्रांजैक्शंस के लिए मैन्युअली अपनी कार्ड डिटेल डालते हैं। ध्यान रखना किसके किसके लिए बोला गया है, जो कार्ड होल्डर्स ट्रांजैक्शन के लिए मैन्युअली अपनी डिटेल्स डालते हैं, उनकी जो भी कार्ड डिटेल्स है उनको अभी स्टोर करने का, सेव करने का परमिशन आरबीआई ने मर्चेंट और पेमेंट एग्रीगेटर्स को दे दिया है, ठीक है। और ये अनुमति कितने दिनों के लिए दी गई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ट्रांजैक्शन डेट प्लस 4 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर यही इसका आंसर हो जाएगा, या फिर सेटलमेंट डेट, ठीक है। ट्रांजैक्शन डेज प्लस 4 डेज या फिर सेटलमेंट डेट। अगर जैसे ट्रांजैक्शन के दूसरे दिन ही सेटलमेंट हो जाता है तो फिर ट्रांजैक्शन के बाद जो 4 दिनों का टाइम है उसकी जरूरत नहीं, फिर 4 दिन भी वो स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम जो है 4 डेज है, ट्रांजैक्शन के 4 दिनों के भीतर भीतर सेटलमेंट हो ही जाना है, तो फिर यही इसका रहेगा, ठीक ना। सेटलमेंट डेट सेम डे हो जाती है तो 4 दिन वाला जो वैल्यू है ये मतलब ये नहीं रहेगी, ठीक है ना। इसीलिए इसमें ये बोला गया है कि ट्रांजैक्शन डेट प्लस 4 डेज या फिर सेटलमेंट डेट तक ही ये डिटेल्स सेव की जा सकेंगी, स्टोर की जा सकेंगी। ट्रांजैक्शन प्लस 4 डेज या सेटलमेंट डेट, इनमें से जो पहले होगा उसी डेट तक ही सेव किया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी ट्रांजैक्शन प्लस 4 डेज ये याद रखना आप लोग, ट्रांजैक्शन प्लस 4 डेज ये याद रखना, 4 डेज तो याद ही रखना, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो डाटा सेव करने की, डाटा स्टोर करने की बात कही गई है, अस्थायी रूप से कही गई है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ठीक, ये भी ध्यान रखना। और आरबीआई ने इसके साथ साथ स्ट्रिक्टली ये बोला है कि कार्ड डिटेल्स जो भी है ये हैं, ये डाटा सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के लिए ही यूज की जाएंगे। आरबीआई ने स्ट्रिक्टली ये बोला है कि ये कार्ड डिटेल्स जो है, कार्ड डिटेल्स का ये जो डाटा है, ये जो कार्ड डिटेल्स है, ये जो कार्ड अनफाइल्ड डाटा है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के लिए ही यूज किया जाएगा। एक्वायरिंग बैंक जो भी है ये कार्ड अनफाइल्ड डाटा को पोस्ट ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज के लिए 31 जनवरी 2023, डेट याद रखो आप लोग, 31 जनवरी 31 जनवरी 2023, ठीक है, 31 जनवरी 2023 एक्वायरिंग बैंक जो भी होंगे ये कार्ड अनफाइल्ड डाटा को पोस्ट ट्रांजैक्शन एक्टिविटी यानी कि ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद की जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए 31 जनवरी 2023 तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि एक्वायरिंग बैंक जो है वो कार्ड अनफाइल्ड डाटा को कब तक सेव कर सकती हैं, किस लिए सेव कर सकती हैं, तो पोस्ट ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज के लिए 31 जनवरी 2023 तक ये इसको स्टोर कर सकती हैं, ऐसा आरबीआई ने बोला है, ठीक है ना। तो ये डेट भी आप लोग याद रखना, 31 जनवरी 2023 वाली ये डिटेल, ये जो है डेडलाइन जो है ये बैंकों के लिए, एक्वायरिंग बैंक के लिए है, ठीक है ना। हालांकि आरबीआई ने स्ट्रिक्टली ये भी बोला है कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, आरबीआई का जो इंस्ट्रक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टोरेज ऑफ एक्चुअल कार्ड डाटा COF को लेकर, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है उसको लेकर उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, वो ऑन टाइम पर ही इम्प्लीमेंट की जाएगी। कार्ड जारी करता या फिर कार्ड नेटवर्क के अलावा कार्ड लेन देन या भुगतान श्रृंखला में कोई भी एंटिटी 1 अक्टूबर 2022, डेट ये भी याद रखना, 1 अक्टूबर 2022 आने वाला है, 1 अक्टूबर 2022 से कार्ड अनफाइल्ड डाटा स्टोर नहीं करेगी और पहले से जो रखे गए डाटा हैं, जो पहले से स्टोर किए गए डाटा हैं, उनको भी मिटा दिया जाएगा, उनको भी डिलीट कर दिया जाएगा। ये डेट आप लोग याद रखना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पीडीएफ भी पढ़ना, थोड़ा और डिटेल में मैं पीडीएफ में भी इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है ना। और आरबीआई ने एक चेतावनी भी दी, एक अल्टीमेटम भी दिया इसके साथ साथ में कि इन सभी का पालन ना करने वाले पर, इन सभी जो भी आरबीआई ने बताया, इन सारी चीज़ों का पालन ना करने पर जो प्रॉपर एक्शन होता है, दंडात्मक कार्यवाही भी किया जाएगा इनके खिलाफ, ठीक है ना। तो जितनी भी डेट बताई गई है 31 जनवरी 2023, 1 अक्टूबर 2022, ये सब कुछ याद रखना। ट्रांजैक्शन डेट प्लस 4 डेज या फिर सेटलमेंट डेट जो भी पहले होगा ये याद रखना, ठीक है।
और ये जो आरबीआई की जो गाइडलाइन है, रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टोरेज ऑफ एक्चुअल कार्ड डाटा CUF, ये भी थोड़ा बहुत आप लोग जान लेना। हालांकि पहले ये पढ़ाया जा चुका है, आरबीआई कहता है वाले पोर्शन में ये आपको दिया गया था, पीडीएफ में आप लोग पढ़ेंगे तो सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। काफी डिटेल में, काफी इन डेप्थ जाकर चीजों को मैंने बताने की कोशिश की है। जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताया है कि वो चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीडीएफ जरूर पढ़ना। हालांकि मैं बताता हूँ कि चीजों को तैयार करने का, याद करने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे पहले आप वीडियोस देखो, उसके बाद में पीडीएफ पढ़ो, फिर जाकर आप लोग क्विजेस करो, ठीक ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि पीडीएफ आप लोग नहीं पढ़ते वीडियो देखने के बाद में, तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पीडीएफ पढ़ना जरूरी होता है, तो वो भी मैं मेंशन करता हूं कि आप लोग उसको भी पढ़ लेना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की पीडीएफ भी आप लोग पढ़ना, याद हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू मैनेज बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए क्रेडिट कार्ड सर्विसिंग मोबाइल एप्लीकेशन बाय विच नेम। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी क्रेडिट कार्ड सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने हाल ही में किस नाम से एक क्रेडिट कार्ड सर्विसिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा बीओबी कार्ड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बीओबी कार्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर रहेगा, बस ये नाम याद रखो और इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्यों लॉन्च किया गया ये कार्ड, ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया है ना। देखो दिया गया ना, इन ऑर्डर टू मैनेज बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो क्रेडिट कार्ड सर्विसेज हैं उसको मैनेज करने के लिए बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने भी हाल ही में एक क्रेडिट कार्ड सर्विसिंग मोबाइल एप्लीकेशन बीओबी कार्ड लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। तो क्यों लॉन्च किया गया ये भी आप लोगों को बताया गया है। एक चीज और जान लो, IBM नाम याद रख लो, ठीक है ना। IBM एक IT कंपनी है, तो ये जो बीओबी कार्ड है ये IBM के साथ कोलैबोरेशन में डिजाइन किया गया है, ये चीज आप लोग याद रखना। बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की भी यहाँ पर बात हुई है, तो इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और इसके MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो शैलेंद्र सिंह जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बीओबी कार्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सेबी हैज पोस्टपोन्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रूल्स ऑन नॉमिनेशन फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स टिल विच डेट। सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नामांकन पर नए नियमों के कार्यान्वयन को किस तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है इसका आंसर। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, इसकी डेडलाइन मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट है उसको कब तक के लिए बढ़ा दी गई है, कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022, ऑप्शन नंबर डी। 1 अक्टूबर 2022, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पहले ये जो डेट हुआ करती थी 1 अगस्त, ठीक है ना, 1 अगस्त 2022 से ये प्रभावी होना था, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2022 कर दिया गया। तो दोनों चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है। और म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन से रिलेटेड है ये सर्कुलर, ठीक है ना। पहले भी इसको बताया गया है, पहले भी जो सेबी का सर्कुलर हम लोग पढ़ते थे वो वाला जो सेक्शन होता था पीडीएफ में ऑलरेडी दिया गया है। आप लोगों को पता होगा, जो लोग रेगुलर चैनल पर बने हुए हैं, जो लगातार जनवरी से या पिछले साल से जो लगातार यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उनके पास में ये होगा, ठीक है ना। हालांकि इसके बारे में थोड़ा बहुत पीडीएफ में और दे दूंगा मैं डिटेल में, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। अभी फिलहाल के लिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 अक्टूबर 2022 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू एम्पावर MSMEs, सिडबी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच बैंक। MSMEs को सशक्त बनाने के लिए सिडबी ने हाल ही में किस बैंक के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन में ये बैंकें दी गई हैं और इनमें से कौन से बैंक के साथ में सिडबी ने भी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है MSMEs को एम्पावर करने के लिए, MSMEs को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा SVC कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए SVC कोऑपरेटिव बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और ये सिडबी के द्वारा किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ में किया गया पहला एग्रीमेंट है, ठीक है। सिडबी की यहाँ पर बात हुई है तो सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है वो सिडबी के CMD हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर है SVC कोऑपरेटिव बैंक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एंड इंडस्ट्री फर्स्ट एंड मेन फोकस्ड कमेटी नेम्ड एम्पावर हिम एज ए पार्ट ऑफ इट्स फ्लैगशिप HR इनिशिएटिव प्रेरणा। किस बैंक ने हाल ही में अपनी प्रमुख मानव संसाधन पहल प्रेरणा के एक हिस्से के रूप में एम्पावर हिम नामक एक उद्योग प्रथम और पुरुष केंद्रित समिति शुरू की है, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक HR फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसका नाम है प्रेरणा, ठीक है ना। और इसी इनिशिएटिव के तहत में
जो है इंडस्ट्री का पहला डेडिकेटेड मेन फोकस्ड कमेटी एम्पावर हिम लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। एम्पावर हिम नाम से एक डेडिकेटेड मेन फोकस्ड कमेटी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है एम्प्लॉयज़ के कैरियर को बढ़ावा देना है, इंडिविजुअल्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना है, ठीक है। और यूबीआई ने भी हाल ही में कुछ टाइम पहले एम्पावर हर नाम से एक कमेटी लॉन्च किया हुआ था, याद होगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पर एम्पावर हिम है वैसे वो एम्पावर हर हुआ करता था, ठीक है ना। आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, वीडियोस वगैरह लगातार देखी हुई, उनको याद होगा, ठीक है ना। एम्पावर हर लॉन्च किया हुआ है था, उसी तरीके से ये एम्पावर हिम है, ठीक है ना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ ए मनी मेखलाई के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। और ये कमेटी जो है वो जेंडर इक्वलिटी पर भी काम करेगी। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी पीडीएफ पढ़ना, थोड़ी बहुत डिटेल आपको वहाँ पर मिलेगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई तो इसका एमडी एंड सीईओ मैंने बताया ए मनी मेखलाई। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन की बात करेंगे तो गुड पीपल टू बैंक विद, ठीक है ना। ये जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ऑप्शन में और भी ये जो बैंकें दी गई इनका हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ और टैगलाइन आप लोग रिकॉल करोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एम्पावर हिम नाम से एक इनिशिएटिव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब अभी लॉन्च किया गया, कमेटी लॉन्च की गई। और ये इंडस्ट्री का पहला मेन फोकस्ड कमेटी है। और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो एचआर फ्लैगशिप एचआर इनिशिएटिव है प्रेरणा, उसी के तहत में ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PNB has recently got approval from RBI to invest how much amount in the proposed rupees 2,500 crores right issue of PNB Housing Finance Limited PNB HFL। PNB Housing Finance Limited के प्रस्तावित 2,500 करोड़ रुपए के राइट इशू में कितनी राशि का निवेश करने के लिए PNB को हाल ही में RBI से मंजूरी मिली है। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। 500 करोड़ रुपीस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है ना। बस इतना जान लो, 500 करोड़ रुपीस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। और दिसंबर 2022, ठीक ना, दिसंबर 2022 तक इसके प्रोसेस हो जाने के, ये मतलब कंप्लीट हो जाने के इसके चांसेस हैं। थोड़ा बहुत इसका भी पीडीएफ में चीज़ें डिटेल में दूंगा, थोड़ा बहुत इसको पढ़ना। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब ये नहीं मुझे लगता है कि पूछा जाएगा। फिर भी चीज़ों को हम लोग सारी चीज़ें पढ़ते हैं जिससे कि कहीं पर कोई चीज़ें छूट न जाए। और पीडीएफ भी इसकी आप लोग पढ़ना। PNB HFL की यहाँ पर बात हुई है तो PNB HFL के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। हरदयाल प्रसाद जो हैं वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली बीन इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटीज IFSCA रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क टू पायलट इट्स ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशन। हाल ही में किस कंपनी को अपने ब्लॉकचेन आधारित व्यापार वित्त समाधान को संचालित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नियामक सैंडबॉक्स ढांचे में शामिल किया गया है। क्वेश्चन हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ना, चीज़ें आसानी से समझ में आएंगे, क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। इन्फोसिस फिनैकल ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इन्फोसिस फिनैकल ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। IFSCA रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क में इन्फोसिस फिनैकल को अभी हाल ही में इंडक्ट किया गया है, ठीक है ना, ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशंस को संचालित करने के लिए। क्यों इंडक्ट किया गया, फिर से सुन लो, ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशंस को संचालित करने के लिए, ठीक ना। और स्टार्टिंग में इनिशियली अभी 6 बैंकें इन्फोसिस फिनैकल के साथ में कोलैबोरेट करेंगी। कौन कौन सी बैंकें हैं उसके नाम मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना आप लोग। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी बैंकों ने इन्फोसिस फिनैकल के साथ में भी हाल ही में कोलैबोरेट नहीं किया, तो नहीं किया पूछा जाएगा तो हमें ये आना चाहिए कि किसने किया है, ठीक ना। तो कौन कौन सी बैंकों ने इन्फोसिस फिनैकल के साथ में कोलैबोरेट किया है ये जान लो। HDFC बैंक, ICICI बैंक, RBL बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक और HSBC, इन 6 बैंकों ने अभी इसके साथ में कोलैबोरेट किया हुआ है। और इसके तहत में ब्लॉकचेन बेस्ड बायर क्रेडिट सॉल्यूशन की कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग की जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी फिनैकल, इन्फोसिस फिनैकल इसका आंसर होगा। इसकी भी पीडीएफ आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, पीडीएफ में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को दी जाएगी। वीडियो देखने के बाद में पीडीएफ आप लोग जरूर पढ़ा करो। रिवीजन के टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर आप सारे के सारे वीडियोस नहीं देख पाओगे तो पीडीएफ पढ़ना जरूरी होता है। थोड़े बहुत सेल्फ नोट्स भी बनाना जरूरी होता है, ठीक है ना। मुझे जो लगता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता ही देता हूँ। उसके अलावा अगर आप लोगों ने पिछले कई सालों से एग्जाम दिया हुआ है तो आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा ना कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से भी जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगता है वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ लिख लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों का फीडबैक मुझे चाहिए कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को वॉइस से रिलेटेड कहीं पर कोई दिक्कत है कि नहीं, डेट मेंशन कर देना अगर यूट्यूब पर डालते हो। हालांकि इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे करोगे तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन जो लोग ऐप पर देख रहे हैं और जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर अपने फीडबैक देंगे
वो बता देना कि 1 से लेकर 3 अगस्त तक वाली जो वीडियो थी उसमें कहीं पर कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज बार-बार आ रही थी कि यूको हो रहा है, आवाज़ सही से नहीं आ रही है। तो थोड़ा-सा इम्प्लीमेंटेड चीज़ों को मैंने किया, उसके बाद में रिकॉर्डिंग की गई है और काफ़ी कुछ के सारी चीज़ें आप लोगों के फीडबैक पर ही डिपेंड करेंगी। अगला वीडियो तभी आप लोगों को मिलेगा जब मुझे इसका फीडबैक मिलेगा तो, ठीक है ना। तब तक मैं वेट करूँगा, फिर जाकर उसका अगला वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि बार-बार अगर आप लोगों को आवाज़ सही से नहीं आ रही तो फिर मेरी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।